तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं पुनः आपको थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो पढ़ाने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज अपन शीत युद्ध पढ़ेंगे। आज मैं आपको शीत युद्ध के अर्थ और शीत युद्ध का कारण पढ़ा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल दो ही महाशक्तियां रह गई थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। इन दोनों ने यूएनओ की स्थापना करके ये निर्णय लिया था कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की आग में नहीं झोंकेंगे। लेकिन हमने देखा कि कुछ समय बाद ये दोनों ही अपने वादे से मुकर गए और इनके बीच में तनावपूर्ण संबंध हो गए। हमने ये देखा कि दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे। फिर भी युद्ध के दौरान उन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित होकर इन्होंने धुरी राष्ट्र को परास्त किया था। द्वितीय विश्व के बाद सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों में हमने कटुता, तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य में वृद्धि होती हुई देखा। दोनों महाशक्तियों ने राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना और अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करने में लग गए। सोवियत संघ और अमेरिका के जो कटुतापूर्ण संबंध है उन्होंने पूरे विश्व को दो गुटों में परिवर्तित कर दिया। पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ और कुछ क्यूबा है, टर्की है, ये सब सोवियत संघ के साथ आ गए साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत, और पश्चिमी देश जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये पूंजीवादी देशों के साथ अमेरिका के साथ आ गए। हमने ये देखा कि वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में लग गए। समूचे विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया, जिससे विश्व एक बार पुनः संघर्षपूर्ण स्थिति में आ गया। और ये जो संघर्षपूर्ण स्थिति थी, इस संघर्षपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिस युग का सूत्रपात हुआ उसे हम सशस्त्र शांति का युग कहते हैं। इन दोनों के बीच में इतनी कटुता आ गई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही। उस समय 1947 में दक्षिण कैरोलिना के विधानमंडल में भाषण देते हुए बर्नार्ड एम बरूच ने इसे शीत युद्ध का नाम दिया। बच्चों, मैं शीत युद्ध की जब बात का अर्थ बता रही हूं आपको कि शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता रहा। सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुता का भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते रहते थे। शीत युद्ध एक तरह से सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति बनाए रखे हुए था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जिसने कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया युद्ध था। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा प्रस्तुत किया गया। शीत युद्ध एक प्रकार से कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करके और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया गया। बच्चों, शीत युद्ध जो है वो दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। यह हॉट वॉर से भी ज्यादा खतरनाक था। यह मस्तिष्क
इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा जा सकता है। इसे स्नायु युद्ध भी कहा गया है। इस प्रकार शीत युद्ध की प्रकृति जो है वो कूटनीतिक युद्ध सी है जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को भी जन्म दे सकती है। अब हम शीत युद्ध के कारणों पर विचार करेंगे। बच्चों, इसका पहला कारण है वो है ऐतिहासिक कारण, जिसमें हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति को लेंगे। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, जिसे कि जो पश्चिमी देश थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि पश्चिमी जो देश थे वो सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि साम्यवाद जो है वो एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। इसीलिए ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने इसे 1933 में मान्यता प्रदान की। इतने लंबे समय बाद इससे सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ के स्टालिन को बड़ा वो हुआ, दुख हुआ और उनके मन में एक कसक आ गई। दूसरी बात, हम द्वितीय मोर्चे का प्रश्न की बात करेंगे कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय हिटलर ने सोवियत संघ की सेनाओं को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई थी। तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से ये अपील की कि भाई अमेरिका मीन्स रूजवेल्ट और ब्रिटेन यानी चर्चिल से ये रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई आप दूसरा मोर्चा खोल लो। इससे क्या होगा कि रूस पर दबाव कम पड़ेगा और हम आराम से जर्मनी को मात दे सकते हैं। लेकिन ये दोनों रूजवेल्ट और चर्चिल जो है वो महीनों तक इसको टालते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि स्टालिन को ये समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की जो भावना है वह सोवियत संघ के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि युद्धोत्तर जो उद्देश्य थे उनमें भी अंतर आ गया था। युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनके एक दूसरे के मन में बहुत फर्क आ गया था। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना की गई थी, क्योंकि 1945 में जो याल्टा सम्मेलन हुआ था उसमें रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। मतलब ये है कि ये सोवियत संघ जो है वो उसने जो समझौता किया था उसकी अवहेलना कर दी, जिससे कि अमेरिका और ब्रिटेन नाराज हो गए। सोवियत संघ द्वारा न केवल याल्टा समझौते की ही अवहेलना की गई, बल्कि बाल्कन समझौते का भी इन्होंने अतिक्रमण किया। 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था सोवियत संघ ने। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी। इससे भी पश्चिमी देश जो है वो नाराज हो गए। इसके अलावा ईरान में सोवियत संघ की जो सेनाएं थी उनको नहीं हटाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये तय हो गया था कि सोवियत सेना जो है वो ब्रिटेन की सहमति से वहां पर ईरान पर सोवियत सेना ने अधिकार कर लिया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ये तय हुआ कि आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली जाएगी और सोवियत संघ अपनी सेना यहाँ से ईरान से हटा लेंगे। लेकिन सोवियत संघ ने मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में हालांकि सोवियत संघ ने सेनाएं हटा ली थी, लेकिन एक बार उन्होंने मना कर दिया था। इससे पश्चिमी देश जो है सोवियत संघ से नाराज हो गए। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी।
यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश जैसे अल्बानिया है, युगोस्लाविया है, बुल्गारिया है आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी देश जो है वो नाराज हो गए। टर्की पर सोवियत संघ का भी दबाव बढ़ता गया। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, किंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी, टर्की पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा, और ये मामला सुरक्षा परिषद में चला गया। लेकिन इससे दोनों देशों के बीच में बहुत मनमुटाव हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जब ये तय हो गया था कि जो भी, चाहे अमेरिका या कोई भी देश मित्र राष्ट्र जो भी अणुबम का आविष्कार करेगा, स्पेशली अमेरिका और रूस के बीच में ये हुआ था कि जो भी अणुबम का आविष्कार करेगा हम एक दूसरे को बताएंगे, लेकिन अमेरिका ने बताया नहीं। 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका अणुबम से विध्वंस कर दिया, अणुबम का प्रयोग कर लिया। इससे रूस को बड़ा धक्का लगा और इस बात से भी, अणुबम के आविष्कार की वजह से भी रूस और अमेरिका के संबंधों में गहरी खाई आ गई। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया और सोवियत संघ के विरोध में पश्चिमी देशों के द्वारा सोवियत विरोधी नीति और उसका अभियान शुरू कर दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि बर्लिन की नाकेबंदी के संबंध में सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत भी की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक भी बताया। सोवियत संघ द्वारा बहुत बार वीटो का बार बार प्रयोग किया गया। इससे भी सोवियत संघ जो है उनके दिमाग में ये था कि भी अमेरिका और ये जो पश्चिमी ताकतें हैं ये सोवियत संघ का विरोध कर रही है, इसलिए सोवियत संघ ने हर बार सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया, जिससे कि अमेरिका को बहुत अच्छा नहीं लगा। सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता, जो कि लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा दी गई थी, आंशिक सहायता दी जा रही थी, हालांकि उसे असंतुष्ट था सोवियत संघ, किंतु फिर भी वो दी जा रही थी। लेकिन इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकदम से बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ नाराज हो गया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि मॉर्गेंथु के शब्दों में कि एक प्रकार से शक्ति संघर्ष था। हमने देखा कि शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण हम मान सकते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थी। क्योंकि पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध था उससे पहले ब्रिटेन जो है एक महाशक्ति के रूप में था। कहते थे कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो ब्रिटेन जो महाशक्ति था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्ति बन गए थे। तो दोनों एक दूसरे से संघर्ष करने में लगे हुए थे कि वो उससे कौन एकल महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी धाक जमाए। इसलिए इसको हम शक्ति संघर्ष का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा हित संघर्ष भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि शीत युद्ध जो है राष्ट्रीय हितों के लिए एक संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकरा रहे थे, जैसे जर्मनी का प्रश्न था, बर्लिन का प्रश्न था, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि। ये सब बातें थी जो कि शीत युद्ध की आग में घी का काम कर रही थी। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से सोवियत संघ और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही नहीं, उससे पहले 1917 में जब सोवियत संघ का उदय हुआ था, तभी से पश्चिमी देश जो है उनकी निगाहें सोवियत संघ पर टिकी हुई थी, वो उसको समाप्त करना चाहते थे। हमने एक चर्चिल का एक फुलटन भाषण था, उसमें चर्चिल ने कहा था कि हमने एक राक्षस को तो जीत लिया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध तो हमने जीत लिया और दूसरे राक्षस को अब हम जीतेंगे, मतलब हमें जीतना है। तो चर्चिल का ये जो फुलटन भाषण था, ये भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये भाषण जो है वो शीत युद्ध में की आग में घी का काम कर रहा है, घी की आहुति दे रहा है।
तो एक तरफ स्टालिन का अड़ियल रुख है, दूसरी तरफ चर्चिल और रूजवेल्ट का, और इन दोनों का भी अड़ियल रुख है जो था वो शीत युद्ध को बढ़ावा दे रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी हमने देखा, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, उसमें भी हमने अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा बहुत सारी बातों को इग्नोर किया गया जो स्टालिन के द्वारा कही गई थी, ये भी शीत युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो बहुत सारी बातें आ गई थी जो कि, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि थी, जैसे कि साम्यवाद का प्रचार करना एक तरफ, दूसरा पूंजीवाद का प्रचार करना, ये दोनों विपरीत विचारधाराएं थी जो विश्व को प्रभावित कर रही थी और दोनों में लगातार संघर्ष चल रहा था। इस प्रकार से बच्चों ये शीत युद्ध शुरू हो गया था। अब मैं आपको शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये जो शीत युद्ध का प्रभाव है इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।